अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रीप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब आज जो हमने गेस्ट बुलाए हैं इनसे हम काफ़ी सारी बातें करेंगे क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन पाकिस्तान की हालिया जितनी भी इस वक्त अप एंड डाउन हुए हैं, बोर्ड में चेंजेस हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों पर ये अपने ट्विटर पर अपने यूट्यूब पर उसके बारे में बताते रहे हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और इसी तरह सिलेक्टर बासित अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बासित भाई ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बताइएगा, आप लाहौर चले गए तो कराची वालों से मिलना बड़ा कम होता है, और दूसरा बहुत दिन से क्रिकेट से दूर क्यों है? क्या रेस्ट लिया हुआ है बॉस? नहीं, रेस्ट तो नहीं लिया हुआ, लेकिन सीधी सी बात है कि टीवी चैनल के साथ मुंसलिक हैं, तो उस वजह से मतलब बिजी हैं। जिस दिन हमारे टीवी चैनल के प्रेसिडेंट पीसीबी के चेयरमैन बनेंगे तो हमें भी जॉब मिल जाएगी। हाँ, वैसे आप तो बड़े शौकीन हैं ग्रास रूट पे काम करने। बात भाई बहुत सारी चेंजेस उस पर ये आता हूँ कि तकरीबन एक साल में 3 चेयरमैन, 3 चीफ सिलेक्टर, फिर कप्तान भी तब्दील हुआ। बॉस ये पिछले एक साल में जो कुछ हुआ है और उसके बाद जो अब वर्ल्ड कप करीब आ रहा है, दुनिया अब क्या तैयारी करके आ रही है, हम किस तरह के कन्फ्यूजन से जा रहे हैं, हम उससे बेहतर समझते हैं कि क्रिकेटर्स के जहन में क्या चल रहा होगा। कप्तानी की एक जंग भी शुरू हो गई है टीम के अंदर। क्या ये 90s वाला दौर वापस आने वाला है जो हमने कप्तान ऊपर नीचे तब्दील किए? बड़ा अच्छा सवाल किया गफ्फार। 93 में हमने रिवोल्ट करा था जिसमें मैं भी शामिल था, ग्रेट वसीम अकरम के खिलाफ। उसका फायदा पाकिस्तान टीम को हुआ था। आज बरमला में ये बात कह रहा हूँ, और सलीम मलिक उस टाइम पे कप्तान बने थे, और सलीम मलिक ने वसीम अकरम को, वकार यूनुस को जिस जहानत के साथ यूज किया था ना, उसका फायदा पाकिस्तान टीम को मिला। इसीलिए उस टाइम पे फतवात भी ज्यादा थी। और अब दोबारा ये मौका ज़का अशरफ साहब ने दिया है पाकिस्तान टीम को, जो उन्होंने बाबर को कप्तानी से हटाया 3 फॉर्मर कप्तानों की रजामंदी से, मतलब उनकी सोच थी। और उसके बाद चेयरमैन पीसीबी मौसम नकवी साहब आए, उन्होंने एक दिलेरों वाला फैसला करा। मैं तो इस बात पर कायम हूँ कि बहुत दिलेर वाला फैसला करा उन्होंने, और शाहीन को हटा के जिस तरह बाबर को दोबारा कप्तान बनाया। तो अब बेहतरीन मौका है वहाब रियाज के पास। नाम क्या ले रहा हूँ, वहाब रियाज के पास बेहतरीन मौका है कि वो, क्योंकि दोनों में टीम इस वक्त ग्रुप में बटी हुई है, मैं पहले ये बात कह दूं आपको, और इन दोनों ग्रुप्स का फायदा उठाने के लिए बेहतरीन चांस है कि वो अपना बाबर आजम भी अच्छा परफॉर्म करे कि मैं सही कप्तान बनाऊं, और शाहीन शाह आफरीदी भी जिस तरह उसने अभी परफॉर्मेंस दी है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, कि वो भी परफॉर्म करे कि मुझे गलत हटाया है। तो ये 2 वर्डिंग जो है ना, बाबर वाली और शाहीन वाली, इससे पाकिस्तान टीम को फायदा हो सकता है, लेकिन टीम हिस्सों में बटी हुई है इस टाइम। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और पहले बासित भाई जो फैसला ज़का अशरफ साहब ने लिया था, बासित अली को जब बुलाया उन्होंने, सॉरी बाबर आजम को, तो बाबर आजम जब बैठे हुए थे बोर्ड के अंदर तो शान मसूद रवाना मेरे इत्तला के मुताबिक उनको बता दिया गया था कि आप तैयारी पकड़ लें, आपकी वीडियो हमने बनानी है। तो सब कुछ बड़ा प्लान था। पहले तो मैं आपसे चाहता हूं कि वो जो ये पूरा जो एक ड्रामा क्रिएट हुआ था वर्ल्ड कप के बाद, आपकी क्या राय है? ये मतलब किस तरह की ये प्लानिंग थी, क्या इंटेंशन थी? फिर मोहम्मद हफीज़ का आना एज अ डायरेक्टर, फिर उनकी भी छुट्टी हो गई। तो मोहम्मद हफीज को डायरेक्टर किसने बनाया था? ज़का अशरफ साहब। ज़का अशरफ साहब ने, सही है। और हफीज ने रिकमेंड करा था कि जी आप बाबर को कप्तानी से हटाएं, शाहीन शाह आफरीदी को बनाएं, इसीलिए वो डायरेक्टर भी बने थे। लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। शान मसूद भी कप्तान बने थे टेस्ट मैचेस के लिए। देखो, मैं कि शाहीन के अगेंस्ट या हफीज के या बाबर के अगेंस्ट नहीं हूँ। द वे ऑफ जो कैप्टनसी थी ना वर्ल्ड कप में, जिसमें बाबर ने दोस्ती यारी निभाई, मैंने ये टीवी चैनल पे भी बात बोली और बाबर को भी बोली। बाबर से जब मेरी मुलाकात हुई थी कराची में, जब भी मैंने ये बात बोली कि आप कब तक इन्हें अपने बाजू के पीछे छुपाओगे, अपनी कमर के पीछे छुपाओगे? अल्लाह ना करे जिस दिन आपकी परफॉर्मेंस खराब हुई ना, तो ये सब आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, और वो बात हो रही है। अब बाबर ने जब शाहीन कप्तान बना 250 करे न्यूजीलैंड में, सही है, ठीक, जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं करी ऑस्ट्रेलिया टूर पे और न्यूजीलैंड टूर पे। लेकिन उससे पहले तो उसकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी ना, कप्तानी का झोल था उसमें। बिल्कुल
क्योंकि वो जिस तरह उसने नवाज को ओवर कराया वर्ल्ड कप में मेलबर्न में लास्ट ओवर, वो झोल नजर आया। जिम्बाब्वे से जब आप हारे, आपको कप्तानी का प्रॉब्लम नजर आया उसमें। तो और वर्ल्ड कप में मैंने ये भी देखा कि इफ्तिखार ने बोला कि भाई नवाज को ओवर कराओ, नवाज को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। टीवी पर साफ नजर आ रहा था उसने वही चीज करी। तो अच्छा कप्तान को अपने अपने फैसले करने चाहिए, चाहे वो हार जाए। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब वो सीखेगा। लेकिन अभी जो न्यूजीलैंड सीरीज हुई, मुझे देख के बाबर पे बहुत अफसोस हुआ, माफी के साथ, जिस वे में उसने मोहम्मद आमिर को सपोर्ट करा है और एक टैलेंटेड बच्चे पे छुरी फेल दी गई है। मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, वर्ल्ड कप की जो टीम अनाउंस हो रही है उसमें एक बच्चे पे छुरी फेल दी गई है, जो गलत है। मोहम्मद आमिर, आप पीछे जा रहे हैं, आपको तो आगे जाना चाहिए ना। आप बताएं ना, मोहम्मद अली ने परफॉर्मेंस करी, उसको स्टैंड बाई में डाल दिया आपने। बाकी उस्मान ने परफॉर्म करा पीएसएल में, उसको आपने टीम में डाल दिया। गलत है। सबके लिए बराबर तराजू का वजन बराबर होना चाहिए। अगर तराजू का वजन जरा से भी झोल हो जाए तो वो इंसाफ नहीं है। और बाबर को मैं ये मैसेज कर चुका हूं कि आपसे ये गलती हो गई है, चाहे जिन्होंने दोस्ती यारी निभाई हो आमिर के साथ। मैं बड़मला कह रहा हूँ, लेकिन इस मुल्क के लिए गलत हुआ। दुआ यही है कि बीइंग ए पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप जीत कर आए, लेकिन चांसेस कम है। बासिफ भाई, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की वापसी वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड की जिस होम सीरीज में हुई और पीएसएल की बुनियाद पर हुई, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले हुए, बहुत अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट का कोई पता नहीं था, रिटायरमेंट सबसे बड़ी बात ली हुई और हमने उनको फोर्स किया जैसे कि पता नहीं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये हमने दुनिया को क्या पैगाम दिया, या अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को क्या पैगाम दिया कि बस यही तरीकाकार है टीम में वापसी का, पीएसएल में 3-4 मैचों में हीरो बन जाओ, थोड़ी सी लॉबिंग होनी चाहिए, मीडिया प्रेशर हो, कुछ आपके लिए बोलने वाले हों, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस का कुछ नहीं होना? पहली बात तो ये, क्या मीडिया वाले ग्राउंड में खेलेंगे? अगर मीडिया का प्रेशर की बात करी आपने, दोनों मीडिया सोशल मीडिया दोनों तो उन्होंने थोड़ी खेलना है ग्राउंड के अंदर। ग्राउंड में तो प्लेयर ने खेलना है ना, 50,000 आदमी को देना। बिल्कुल, पहली चीज। और जब अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा गफ्फार जी, जब आमिर को और इमाद वसीम को निकाला गया था ना, उस टाइम के चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने ज्यादती करी थी उनके साथ। आज ये जुमला याद रखना मेरा, कोई भी माइकल लाल नहीं बोलेगा ये बात। पर्सनल ईगो की वजह से उन दोनों को हटाया गया था, जो गलत था इस मुल्क के लिए। और इमाद तो चले, उसने तो अपने आमिर ने तो बहुत पहले रिटायरमेंट ले ली थी, इमाद ने बाद में ली। लेकिन इमाद ने जिस तरह परफॉर्म करा, क्योंकि नवाज ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा ना पीएसएल में। अगर नवाज अच्छा परफॉर्म कर जाता तो फिर इमाद की टीम में जगह नहीं बनती। लेकिन आखिरी 5 मैच जिस वे में इमाद वसीम खेला है और जिस तरह उसने फाइनल भी जितवाया है, तो उस वजह से वो टीम में आया। उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी अच्छा परफॉर्म कर दिया। हालांकि फिजिकल फिटनेस में मुझे अभी आई एम नॉट 100% श्योर कि वो सुपर फिट है। मुझे ऐसा फील होता है कि वो अभी फिट नहीं है इंटरनेशनल लिहाज से। लेकिन परफॉर्मर पीएसएल में इमाद बेहतर था बनिस्बत आमिर के। आमिर को दोस्ती यारी निभाई गई है यार, बस सीधा सा मेरा बहुत छोटा और स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद, बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली साहब से। बासित भाई, ये सब कुछ जो हुआ है एक साल में, और उसके बाद हमने जो वर्ल्ड कप में डिबेकल देखा, फिर हमने एशिया कप में देखा, ऑस्ट्रेलिया में तो हम कभी जीते ही नहीं, न्यूजीलैंड में फिर भी हमने मतलब वहाँ भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन सर ये सीक्वेंस से चलता आ रहा है कि आप अपनी होम सीरीज़ में भी अगेन वो टेस्ट मैचेस में भी हमारे साथ स्ट्रगल रहा बहुत लंबा अर्सा, और अब 2-2 से सीरीज बड़ा मुश्किल हम बराबर करने में कामयाब हुए, आखिरी मैच भी मुश्किल जीता। तो ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी तो ये सोच रहा है कि ना हम मुल्क में जीत रहे हैं ना बाहर जीत रहे हैं। जब शाहीन कप्तान थे तब भी नहीं जीत रहे, बाबर आए हैं, अब इमाद आए हैं, आमिर आए हैं, तब भी हम 2-2 से बमुश्किल। हम फिर सर कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या फिर वो निकल गए हम फर्स्ट ईयर से? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, साउथ अफ्रीका सेकेंड टीयर टीम बन गए? बिल्कुल सही बात है, सेकंड टीयर टीम बन गए हम, इसमें कोई दो राय नहीं है, माफी के साथ। और जो आज जुमला बोल रहा हूँ गफ्फार, ये किसी ने भी आपके प्रोग्राम में नहीं बोला होगा। ज़का अशरफ साहब हमारे चेयरमैन रह चुके हैं, मेरे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उनसे, अभी भी हैं, हालांकि वो मुझसे आजकल नाराज है। उन्होंने जो काम कर दिया ना इस पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, इसको दोबारा मरहम लगा के जो जख्म दे दिया ना, वो भरने में अभी टाइम लगेगा। जो उन्होंने जिस वे में बाबर को कप्तानी से हटाया ना, और
उसके बाद भी बाबर ने जिस तरह स्टेप डाउन करा, उसके बाद शाहीन बना, फिर शाहीन हटा, तो वो जो जख्म दे दिया ना पाकिस्तान क्रिकेट को, मेरा ख्याल है इसको पूरी फुलफिल होने में मेरा ख्याल है बहुत लंबा टाइम लगेगा, कम से कम 1 साल तो लगेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने चाहा तो शायद फुलफिल हो जाए, लेकिन अभी रिसेंटली अगर आप ये सोच रहे हैं कि फौरन ही फुलफिल हो जाए तो मुश्किल है। एक ही आदमी है अल्लाह ताला के बाद, अल्लाह ताला के बाद अगर अल्लाह ताला किसी को वसीला बना सकता है, उस बंदे का नाम है मोहम्मद रिजवान। वो इस चीज को खत्म करा सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। वासिफ भाई, असल में जो स्टोरी होती है वो सामने आती नहीं, यानी कि लोगों को लगा, मीडिया को लगा कि जी बाबर आजम मिलने गए, स्टेप डाउन हुआ, एक तस्वीर खींची। मुझे तो हैरत है वो तस्वीर भी खींची उस पर, हालांकि जो कप्तान जा रहा हो उस पर तस्वीर खींचने का मौका मुझे समझ नहीं आया। वो फिर रिलीज़ की गई और फिर हमने देखा कि फ़ौरन ट्वीट आया बाबर आजम का, जी मैं स्टेप डाउन कर रहा हूँ। बाबर भाई, सॉरी वासिफ भाई, क्या सब कुछ इतनी आसानी से हुआ है? क्या खिचड़ी थी? आपको तो सब पता है, आपके मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर सुनता रहा, पसे पर्दा क्या चल रहा था? कौन, क्या सिर्फ ज़का अशरफ इस प्लान में शामिल थे या टीम के अंदर से भी दौड़े हिल रही थी? नहीं, टीम के अंदर से दौड़े नहीं लेंगे। अच्छा, ज़का अशरफ के साथ 3 फॉर्मर कप्तान इन्वॉल्व थे। जी जी जी। ये अब ये मत पूछना कौन कौन जी, वो कमेटी में जो थे। मैं जानता हूँ। नहीं, कमेटी नहीं, छोड़ो अभी कमेटी वगैरह। ये सोच, जो असल में जो बादशाह है ना, उसने प्यादे हिलाए, बादशाह कोई और है। प्यादे जो भी बने, आप चाहे किसी का भी नाम ले लें, बादशाह कोई और है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो आपने सवाल मुझसे करा कि जो हटाया गया, ये प्लांटेड था। मुझे तो ये भी पता था कि शाहीन की वाइट बॉल का कप्तान बन रहा है और शान मसूद टेस्ट मैच का कप्तान बन रहा है। ये मुझे 2 महीने पहले से पता था। अच्छा, 2 महीने पहले से पता था जी। क्योंकि बात चीजें ऐसी होती हैं जो हम सोच रहे होते हैं ना, वो चीजें हमें नजर आ जाती हैं। तो और फिर जब बाबर हटा था, जिस दिन स्टेप डाउन कर रहा था, तो उस दिन मैंने एक ट्वीट करा था। मैंने तो 8 महीने बोले थे, लेकिन 5 महीने बाद ही वो कप्तान बन गया। कि मैंने कहा जिस तरह वसीम भाई को रिवोट करके हमने हटवाया था ना, मैंने अपना नाम लिखा था और वो दोबारा कप्तान बने थे, इसी तरह बाबर आजम भी 8 महीने में दोबारा कप्तान बन जाएगा। लेकिन जो जख्म वाली बात करी ना, जो ज़का साहब ने जख्म दे दिया है, वो भरने में अभी टाइम लगेगा। वासिफ भाई, तो ये जो सारा मामला था उसमें मुझे एक चीज़ बड़ी हैरानकुन लगी कि उनको पता था कि 4 फरवरी, अगर मुझे याद है 4 या 5 फरवरी तक उनकी मुद्दत थी, 8 फरवरी को हमारे इलेक्शन थे, उनकी तो मुद्दत भी ख़त्म हो रही थी और सियासी हलकों से यही और रिपोर्टिंग हो रही थी कि उनको शायद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। और फिर मोहसिन नकवी साहब की एंट्री हो गई और बड़ी दबंग एंट्री हुई। सो ये तो और बहुत जुल्म नहीं है कि जिस शख्स के पास मैंडेट ही नहीं था, जिसके पास डे टू डे अफेयर के इख्तियार थे, उससे इतना बड़ा फैसला। और मुझे ये भी हैरानगी हुई कि बाबर आजम ने क्या बड़ी आसानी से उस वक्त सरेंडर भी कर दिया था कि वो तीनों फॉर्मेट से जा रहे हैं, हालांकि शायद, या आप समझते हैं उनको पता था कि इस वक्त मैं बड़ा नाम हूं, मैं इज्जत से घर चला जाऊं, बाद में मुझे कोई इज्जत से ले आए? आपको क्या लगता है, क्या मामला था ये? गफ्फार मियां, आप लोग माशाल्लाह बहुत बड़े रिपोर्टर हो, लेकिन आप बात की तह तक नहीं पहुंचते हो। आप बताएं। उससे पहले जो इशू उठा था वो इंजमाम वाली बात पे उठा था। साया ग्रुप जो बना था ना इशू, बिल्कुल याद है? बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। वो चीज शुरू वहां से हुई और एंड उसका क्या करा, बाबर आजम को स्टेप डाउन करा दिया। शुरुआत वहां से हुई थी। ठीक है। आपने उसके बाद कोई इंजमाम का इंटरव्यू या कोई इंजमाम के बारे में क्या रिपोर्ट आनी थी, कोई ऐसी रिपोर्ट आई? नहीं आई ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ये शुरुआत वहां से हुई थी। पहले दिखाया कुछ, करा कुछ, मतलब राइट दिखाया और लेफ्ट का काम कर दिया, ये हुआ। सही। तो बासिफ भाई, जब मोहसिन नकवी साहब की एंट्री हुई, और जाहिर बात है इस वक्त हमें पता है कि वो वजीर दाखिला भी हैं, उस वक्त भी निगरान वजीर आला पंजाब थे और बड़े पावर कॉरिडोर्स, बड़ी इख्तियारात के साथ उनको क्रिकेट बोर्ड में लाया गया। सो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता था शायद शाहीन शाह अफरीदी अभी नए कप्तान बने हैं तो शायद चलेंगे, बट उनको जो हटाने का, उनको हटाने और बाबर आजम को दिलाने का फैसला है। इस पर आपकी क्या राय है? चूँकि कुछ लोग ये समझते हैं जैसे मोहसिन नकवी साहब ने वाकई एक बड़ा ब्रेव और दबंग फैसला किया, शायद उनके लिए ईजी फैसला ये था, जैसे हो रहा था चलने देते। बट यहाँ पर फिर क्या आपके ख्याल में इसका बैकग्राउंड है मोहसिन नकवी साहब, या अगर आपने कभी उनसे बात की हो या आपको पता चला हो? क्योंकि ये मेरे लिए कम से कम बड़ा हैरान कौन था कि बाबर आजम अभी हटे और अभी आ गए। मोहसिन नकवी साहब ना मुझे जानते ना मैं उन्हें जानता हूँ, पहली बात। और
जिस तरह आपको पता मैं लाहौर में रहता हूँ, लाहौर में जिस तरह जब वो सीएम थे, जी जी, जो उन्होंने 2-3 काम करे वो मैं देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ हाँ भाई, इनका निकनेम मुझे पता चला कि स्पीड है, और वो बहुत दबंग आदमी है। वो जितने भी चेयरमैन आए ना पाकिस्तान में, जी जी, सबसे ज्यादा दबंग आदमी है वो, और वो सबको सीधा कर देंगे। जो पिंडी में उन्होंने स्पीच करी है, और जो अभी जब पिंडी में वनडे आप मैच हारे हैं, जी जी, उसके बाद जो उन्होंने स्पीच करी है वहां पे, सबकी दुनिया हिला दी है उन्होंने। ये आज इनसाइड स्टोरी दे रहा हूँ। सही, उनको इतना इजी मत लेना गफ्फार, चाहे वो पाकिस्तान टीम के प्लेयर हो, सही, चाहे साबिक टेस्ट प्लेयर हो, या कोई भी हो, चाहे इस मुल्क का वजीर आजम ही क्यों ना हो। सही, वजीर आजम भी इस टाइम पे उन्हें इजी नहीं ले सकता, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। जो उन्होंने करना है वो बोल के करना है, वो ये नहीं कि बैकडोर डिप्लोमेसी, वो इस टाइप के आदमी नहीं है। और दुआ यही है कि जो उनके फैसले हों, जो लोग उन्हें एडवाइस कर रहे हैं अच्छा एडवाइस करें, और जो उनके फैसले इस मुल्क के लिए फायदेमंद हो। लेकिन उन्हें सिर्फ एक मशवरा दूंगा कि जो आपके जो एडवाइजर है ना, उनके लिए भी अपनी आंखें जरा खुली रखिएगा, स्पेशली वो लोग जो बाहर मुल्कों से आए हैं, जिनके पास दोहरी नेशनैलिटी है, उनसे जरा बच के रहिएगा। दिलचस्प गुफ्तगू जारी है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली साहब के साथ। बड़ी दबंग राय देते हैं, वक्त से पहले चीजें बताते हैं। बासित भाई, वर्ल्ड कप का स्क्वाड पाकिस्तान का भी अनाउंस होना है, कुछ खबरें ये भी हैं कि शायद हम इंतजार करेंगे इंग्लैंड आयरलैंड का, फिर करेंगे, शायद प्रोबेबल्स के नाम चले गए होंगे, हमारे वीजे भी अप्लाई हो गए। लेकिन आपकी पहले राय क्या, अगर मैं आपका स्क्वाड पूछूं, आपको 18 रुकनी स्क्वाड में कौन से प्लेयर आपको लगता है कि होने चाहिए, और कौन से वो प्लेयर हैं जो आप समझते हैं कि नहीं, जो रिसेंटली अभी खेले हैं, फॉर्म अच्छी नहीं है या इनएक्सपीरियंस है, तो हमें वर्ल्ड कप में इनके साथ नहीं जाना चाहिए? जी बासित भाई। अब्बास 2 दिन पहले अपने YouTube चैनल पे इंडिया की भी टीम बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वही अनाउंस हुई है। ठीक है। पाकिस्तान की भी टीम बना के दी थी। उसमें सिर्फ ये है कि अब्बास आफरीदी की गर्दन पे छुरी फेंक दी गई है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, और मोहम्मद आमिर को डाल दिया गया है। बाकी देखना हो तो आप लोग देख लीजिएगा। हमारा अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 सालों में जो प्लेयर्स का जो पूल है ना, वो वही है, सिवाय ये दोनों आए हैं, आमिर और इमाद, और उस्मान खान आया, क्योंकि नवाज से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई। हमारे पास मिडिल ऑर्डर कोई अच्छा नहीं है। आजम खान अनफॉर्चुनेटली इस सीरीज में अनफिट हो गया था, उससे डिलीवर नहीं हुआ। बाकी तो सारे लड़के वही हैं जो न्यूजीलैंड सीरीज में गए थे या इससे पहले खेले थे। आमिर जमाल एक ऐसा प्लेयर है जो अभी है नहीं स्क्वाड में, लेकिन जिस वे में अजहर महमूद उसको लाइक करता है, माइट भी वो जगह बना ले, माइट भी, आई एम नॉट श्योर। लेकिन हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं है यार। फकर जमान जो टॉप ऑर्डर प्लेयर है, उसको नंबर 4 पे खिला रहे हैं, तो ये ज्यादती मुल्क के साथ है, फकर जमान के साथ नहीं है। वो तो बेचारा बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तो हर चीज में जज कर देता है। लेकिन आने वाला जो वर्ल्ड कप है, जो लड़के जा रहे हैं या जाएंगे, मेरी तरफ से गुड लक है, लेकिन मुझे फ्यूचर इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा भाई वर्ल्ड कप में। बासित भाई ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी होगी, आपका टॉप ऑर्डर ही नहीं होगा, स्पिनर आपके इम्पैक्ट नहीं डाल रहे होंगे, फास्ट बॉलर आपके इंजर्ड होंगे, कभी नहीं होंगे, तो अब यही बात यकीन करें सबके जहनों में कि हमारा वर्ल्ड कप में पता नहीं क्या होगा। लेकिन सर, बैटिंग पे बड़ा डिवाइडेड ओपिनियन है कि क्या रिजवान बाबर ओपनर हो, रिजवान साइम हो, फ़खर साइम हो या बाबर साइम हो। सर आपका क्या है टॉप 6 जो आप समझते हैं इन हालात में हमें मॉडर्न डे क्रिकेट को देखते हुए, अभी आईपीएल की बात भी करता हूँ, 260-70 रन चेज हो रहे हैं, हमें क्या टॉप 6 खिलाना चाहिए? मौजूदा जो हमारी प्लानिंग है क्या ठीक है? देखो अपना गफ्फार, वेस्ट इंडीज में 260-70 रन नहीं बनेंगे, वहां पे 160-70 वाला मैच होगा। बिल्कुल ठीक जी, वहां की पिचेस इतनी बढ़िया नहीं होती है। और दूसरी, अगर आप मुझसे मेरे स्क्वाड पूछोगे 6 या 7 नंबर बैटिंग लाइन, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा ओपनर है बाबर और रिजवान। ठीक है, मैं इन दोनों को नहीं छेड़ूंगा, जिस तरह की वहां पे पिचेस हैं, ये दोनों सूटेबल होंगे। आप नंबर 3 फकर को लाएं या साइन को लाएं, सही है, 3-4 ये हो जाएंगे। ठीक है, अगर फकर 3 आता है तो फिर साइन 4 पे जगह नहीं बनती। अगर 3 साइन पे आता है तो 4 पे फकर हो गया, 5 पे उस्मान, या 4 पे अपना उस्मान हो गया, 3 पे फकर, 5 पे शदाब, 6 पे इफ्तिखार, 7 पे इमाद वसीम, और माइट भी आप इरफानुल्लाह नियाजी को डाल सकते हैं। लेकिन आपको वहां पे स्पिन ऑलराउंडर ज्यादा जरूरत पड़ेगी, स्पेशली वेस्ट इंडीज में, और शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस,
ये मेरे 3 पेसर हैं। अब्रार को मैं लाजमी डालूंगा, उसामा आमिर को लाजमी डालूंगा। ठीक है मेरी बासित भाई, तो स्पिनर्स का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर अमेरिका में अभी पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उस पर भी आपसे मैंने थोड़ी बात करनी है। आपको लग रहा है कि जो हमारे स्पिन डिपार्टमेंट है जिसने वर्ल्ड कप में, एशिया कप में पूरी तरह में डिसअपॉइंट किया, और वो एरिया शायद हमारा सबसे वीक लिंक है, सबसे वीक लिंक मिड ऑर्डर के साथ साथ, आपको कोई बेहतरी गुंजाइश नजर आ रही है? उसामा मीर हैं, इमाद वसीम हैं, शादाब खान हैं, अबरार अहमद हैं, कौन बेस्ट है आपके ख्याल में? यार देखो, ओरिजिनली बॉलर तो सबसे अच्छा शादाब है, लेकिन उसकी फॉर्म बहुत खराब है अभी न्यूजीलैंड उसमें भी, क्योंकि वो बैटिंग पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। उसका सबसे बड़ा मसला जो उसकी नी का मसला है। लोग बातें करते हैं कि स्पिन नहीं हो रहा, गुगली नहीं हो रही, उसका नी पे जो वजन पड़ना चाहिए वो पड़ ही नहीं रहा। ठीक है, ये टेक्निकल बात कर रहा हूँ, हालांकि मुझे करनी नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल में इमाद वसीम वेस्ट इंडीज में काम आ सकता है नया बॉल से, जिस तरह बॉल गिरफ्त करता है। और उसामा मीर ने भी अच्छी बॉल करी, उसको हाइट का एडवांटेज है। लेकिन मेरा जो सबसे डेंजरस बॉलर होगा, अगर उसको ये लोग सिलेक्ट करें, उसका नाम है अबरार। ठीक है सर। इंडिया पाकिस्तान मैच और इस बार अमेरिका में बासित भाई बहुत ज़्यादा शुक्र है अल्लाह करके वो हमारा जिंक्स तो टूटा है वर्ल्ड कप में, कभी हम जीते नहीं हैं। ये एजाज़ बाबर रिजवान के और शाहीन की बदौलत हमें हासिल हुआ, इसी टीम ने वो किया था। इनके पास वो बिलीव तो कम से कम है। बट इस बार भारत की टीम जिस तरह से आ रही है और पाकिस्तान की टीम जिस तरह जा रही है, आपको क्या लगता है सर, कौन इस वक्त ऑन पेपर फेवरेट रहेगा उस पाकिस्तान भारत मैच के लिए? आप क्या फोर्स ही कर रहे हैं? यार गफार, कोई टमाटर बेचने वाला हो ना, उससे भी सवाल करोगे ना ये वाला, तो वो बोलेगा इंडिया फेवरेट है। क्योंकि हमारी टीम देखो, हम 2 बंदों पे डिपेंड कर रहे हैं बैटिंग में। बिल्कुल, दो का नाम है बाबर आजम और रिजवान, और बॉलिंग पे हम डिपेंड करेंगे शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह पे। स्पिनर में से कोई अच्छी बॉल कर जाए तो, बाकी 4 लड़कों पे हम डिपेंड कर रहे हैं। उनकी फास्ट बॉलिंग वीक है इस दफा, सिवाय बुमराह के। ठीक है, उनका अर्शदीप और जो सिराज, जो कल टीम अनाउंस हुई है, जो मैंने देखी है, जी जी, उसमें उनकी फास्ट बॉलिंग कमजोर है, स्पिन डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है और उनका बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। तो देखो, वो ऑन पेपर भी और ग्राउंड में भी वो टीम हमसे बेहतर है। ठीक है सर, शुक्र है आपने बोल दिया रिजवान बाबर। जब हम ये बात ट्वीट करते हैं आप और हम कभी कभी इस आपस में रिप्लाई भी कर लेते हैं, और वहाँ जब हम ये बात लिखते हैं तो लोग बड़ा बुरा वाला कहते हैं, जी आप तो रिजवान बाबर के बड़े हक में हैं, उनको क्रिकेट खेलना नहीं आती, उनका स्ट्राइक रेट का इशू है। बात है भाई, बहुत बुरा भला लोग कहते हैं। क्या मतलब मसला क्या है? लोगों को क्या इत्मीनान नहीं है, क्रिकेट की समझ नहीं है, या एक और बात कि लोग भी ठीक हैं, लेकिन चूंकि रिजवान बाबर को ये पता है कि हमारे पास नीचे कोई खेलने वाला ही नहीं है, तो वो तो नहीं कह सकते फिर रोहित शर्मा की तरह। पहली बात तो ये गफ्फार मियां, अगर सोशल मीडिया वाले या दूसरे लोग अगर आपको बुरा भला कहेंगे तो क्या आप बुरा भला, आप हैं बुरे? पहले अपने गिरफ्तार में इंसान खुद झांकता है ना। अगर मैं बाबर की कप्तानी के लिए बात करता हूँ, लोग मुझे गालियां देते हैं, तो मैं थोड़ी सोचता हूँ, या मैं इधर से सुनता हूँ, इधर से निकाल देता हूँ। क्योंकि मुझे जो चीज नजर आ रही है, मैंने तो अल्लाह को जवाब देना है ना। कब्र में तो मैंने जाना है ना अपनी, वहां पे मैंने जवाब देना है। सोशल मीडिया वालों ने थोड़ी देना है, या आपने थोड़ी देना है मेरा जवाब। सही। तो जो ईमानदारी से जो बात समझ में आती है, मैं वो बात करता हूँ। इसी तरह आप भी वो बात करो जो आपको ईमानदारी से समझ आती है। और जहां तक बात है कि कौन क्या सोच रहा है, ये तो ऊपर वाले को पता है, अल्लाह ताला को पता है। मैं अमूमन यूट्यूब की वजह से ऊपर वाला बोल जाता हूँ, जो भी मतलब गलत है। हमारे लिए तो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला जो करता है वो सही करता है। देखो, शाहिनशाह आफरीदी को अभी कप्तानी से हटाया गया, मुझे ऐसा लगता है उसके लिए फायदा होगा। बिल्कुल, जिस तरह अभी उसने सीरीज में परफॉर्म करा ना, और शायद माइट भी पाकिस्तान का भी फायदा हो जाए। मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी तो यही सोच है ना। तो आपको भी मेरा मशवरा यही है कि भाई कौन क्या बोलता है मत सोचो। देखो, मैं छोटी सी मिसाल दूं तुम्हें। जी जी, अगर आप बोलो ना हम मेरा शेर, मेरा चीता, लोग बहुत खुश होते हैं। बहुत शुक्रिया ना कि बिल्कुल बिल्कुल है, सही है। और अगर मैं बोलूं मेरा गधा, तो लोग बुरा मानते हैं। भाई गधा भी तो जानवर है, शेर भी जानवर है। ठीक तो है, दोनों का मतलब एक है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। वे ऑफ द, हाँ, तो ये प्रॉब्लम है ट्विटर पे या सोशल मीडिया के जो लोग हैं, वो बादशाह लोग हैं, वो जो भी बोले। बिल्कुल जी, बादशाह हैं, और मजा भी आता है। सच्ची बात है, कभी कभी कुछ अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, मजेदार बातें भी देखो गफ्फार, उन्हें भी मैसेज दे रहा हूँ, वो जो लिख रहे हैं या बोल रहे हैं ना, उन्हें भी अपनी बात का जवाब देना पड़ेगा कब्र में।
सही बात है, सही बात है। लॉजिकल बात होनी चाहिए, लॉजिकल बात होनी चाहिए बासित भाई, जिसका मजा आए जवाब देने में भी, ताकि एक कन्वर्सेशन बने। पुराने वक्त हुए ब्रेक का, दीगर मौजूदात पे बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदेद, बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली साहब से। आखिरी सर प्रोग्राम के कुछ सवाल। भारत की टीम पाकिस्तान आपको लगता है आ जाएगी? हम तो चले गए थे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, हमने तीनों स्टेडियम के नाम भेज दिए हैं, वेन्यू प्रपोज कर दिए हैं, जुलाई में भी आईसीसी की मीटिंग भी है। आप ही ख्याल में क्या भारतीय टीम पाकिस्तान आती हुई आपको दिखाई दे रही है? आना पड़ेगा, आईसीसी का इवेंट है और मिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो है ना, हाइब्रिड मॉडल पे नहीं मानेंगे, बस इतना कहूँगा। सर या लोग कहते हैं जी वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, मोदी साहब की गवर्नमेंट आ गई, पहले ही उनके मैनिफेस्टो में, उनके नारों में बड़ी चीज़ें हैं, आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो हमारे यूट्यूब पे डीएन स्पोर्ट पे हमें बड़ी गालियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी सरहद पार से। लेकिन सर वो कहते हैं जी सारा कुछ इलेक्शन पे डिपेंड है, ऐसे ही है? मैं नहीं मानता, बर्फ 2 मिनट में पिघलती है भाई मुल्कों के दरमियान, बस इतना कहूँगा। ठीक है, मतलब आप बड़े क्लियर हैं कि भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाएगी पाकिस्तान? ये गफ्फार, ये ना हमारा मसला है ना बीसीसीआई का मसला है, ये तो आईसीसी का मसला है। अगर आईसीसी, सर वो कहते हैं आईसीसी तो पहले भारत जो है उनके अंडर प्रेशर रहता है तो वो तो झुक जाएंगे। हमारे यहाँ ये राय है, लोग कहते हैं आएंगे ही नहीं। वो पहले से बोलना बेकार चीज है, पहले फैसला होने दो, उसके बाद फिर जो बॉल है वो हमारे कोर्ट में हो। ओके सर, चलें सर, ये हमारे जो नए कोचेज आए हैं गैरी कर्स्टन और जेसन गिलिस्पी। अब गैरी कर्स्टन तो आपको पता है भारत के वो 2011 का वर्ल्ड कप जितवा चुके, जेसन गिलिस्पी का शायद ये पहला मेजर कोई इंटरनेशनल असाइनमेंट है। हाउ यू सी दिस बोथ अपॉइंटमेंट? आप मोहसिन नकवी साहब को दबंग मानते हैं, दिलेर मानते हैं, उनकी ये फैसले आपको कैसे लगे? भाई वर्ल्ड कप तक तो अपना गैरी कर्स्टन को जो लगाया है ना, माइट भी डिलीवर हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था भाई। T20 में अभी गुजरात के साथ है और गुजरात की आप हालत देख लें, मुझे नहीं लगता वो इतना कुछ चेंज कर पाएगा। हाँ, गिलेस्पी को मैंने यॉर्कशायर में अपने अगेंस्ट, जब मैं ए टीम लेके गया था, जी, जब वहां से बातचीत हुई थी, तो उसमें दम है, वो जिस वे में कोचिंग करता है उसमें दम है। लेकिन पाकिस्तान को कोच करना बहुत मुश्किल काम है यार, यहाँ पे इतना आसान नहीं है। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है जी। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी कोच ही फायदेमंद है। इस मुल्क में यूनुस खान भी है, मिसबा भी है, और T20 में बनाना था तो शायद आफरीदी को बना देते। सच्चा सीधी सी बात। सर नजम सेठी फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन अपने 2-3 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके जी हमारे यहाँ सियासत बहुत शुरू हो जाती है जब हमारे अपने कोचेज आते हैं। तो यार हमारे कोचेज लाने में सियासत हो जाती है तो फिर सिलेक्शन कमेटी भी तो बाहर से लाए ना। क्या हमारे सिलेक्टर फॉर्मर क्रिकेटर नहीं होते? क्या वो सियासत नहीं करते? सर मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है, शायद इस वक्त रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर्स में अगर मैं देखूं तो उसमें रजाक शामिल हैं, इसी तरह आपके वहाब रियाज तो पिछला सीजन पीएसएल का खेले थे, इससे पहले मोहम्मद यूसुफ को इस वक्त 2-3 ओहदे मिले हुए हैं, मतलब अंडर 19 के साथ भी हैं। फिर इसी तरह जो है आपने देखा कि उसमें असद शफीक भी आ गए। कैसी सिलेक्शन कमेटी लगी आपको ये, और जो इनके फैसले अब तक हैं, चूँकि लोग ये समझते हैं कि बहुत रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर्स को फैसले नहीं करने चाहिए, उससे फिर ना एक वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है। हमारे यहाँ तो सकलैन मुश्ताक हेड कोच थे, सकी भाई माजरत आपके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो चंद ही महीनों बाद न्यूजीलैंड के असिस्टेंट कोच थे पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये समझ में नहीं आती कभी कभी ये बातें। वहाब रियाज पीएसएल खेल रहे थे, अगली पीएसएल में वो हेड कोच थे, चीफ सेलेक्टर थे हमारे। भाईजान अगर जब अपने लोगों को हमारा मुल्क इज्जत नहीं देगा, जैसे आपने सकलैन का बोला, उसको बाहर से ऑफर होगी तो वो जाएगा, क्योंकि ब्रेड एंड बटर हमारा क्रिकेट है ना। ठीक है, अभी मुश्ताक भी तो गया बांग्लादेश। जी जी जी, आकिब जावेद श्रीलंका गए, ये नहीं, हाँ आकिब श्रीलंका गया, तो ये चीज नहीं है। क्योंकि जब अपना मुल्क ही ना पूछे अपने लोगों को और दूसरों गैरों को पूछे, तो फिर हमें भी तो मतलब हम भी तो जा सकते हैं ना दूसरे मुल्कों में, पहली चीज। और जहां तक आपने सिलेक्शन कमेटी की बात बोली, ये मेरा जुमला याद रखिएगा, इस वक्त डायरेक्टर भी वहाब रियाज है और चीफ सेलेक्टर भी वहाब रियाज है, एक आदमी, सीनियर मैनेजर भी एक ही आदमी सारे फैसले कर रहा है, बाकी जो सिलेक्शन कमेटी वो सिर्फ नाम की है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बात भाई आखिरी सवाल, शो का वक्त खत्म हुआ, क्या लग रहा है सर कौन सी 4 टीमें, इस बार तो 20 टीमें जी जो आईसीसी ने खिला दी हैं, बहुत सारी टीमों को तो अभी हमने भी प्रीव्यू करना पड़ेगा पहले जाके। बहुत सारी टीमें हमारे ग्रुप में भी, जैसे कनाडा यूएस वगैरह आ गई हैं, आयरलैंड तो चल हम खेलते रहते हैं। सर कौन सी 4 टीमें आपको सेमीफाइनल में जाती हुई दिखाई दे रही है, जिनको आपको लग रहा है कि वेस्ट इंडीज की कंडीशन अमेरिका के लिहाज से ये 4 टीमें आपको जरा तगड़ी लग रही हैं फिलहाल?
थोड़ा सा मैच होने दो अभी, क्योंकि अमेरिका के जो पिचेस है वो डिफरेंट है, और जब तक मैच नहीं देखूंगा नहीं बोल पाऊंगा। उन 4 टीमों में से 2 टीमें बोल सकता हूँ, जी जी, इंग्लैंड और इंडिया, ये 2 टीमें तो होंगी, बाकी 2 का बाद में अभी देख के बताऊंगा। बहुत शुक्रिया बासिफ भाई आपके वक्त का। उम्मीद है सबको कन्वर्सेशन पसंद आई होगी। प्रोग्राम पर फीडबैक भी आप देख सकते हैं आस्क रीप्ले के जरिए मेरे ट्विटर हैंडल पर जाकर, और डॉन के ट्विटर हैंडल पर भी आस्क रीप्ले के जरिए। प्रोग्राम रीप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।